तो जो हमारा सर्कल चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यूएशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। और कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था कि पूरा समझ के पूरा फीलिंग के साथ तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सर्कल डेफिनेशन सबको पता ही है। सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल। अगली बात आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो द कर्व ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। जो सर्कल के इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसकी सर्कमफ्रेंस जो बन रही है उन सारे पॉइंट्स से मिलके जो डायग्राम बन रहा है, जो फिगर बन रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो अरे सिर्फ हेडिंग डाल दी और इक्वेशन बता ही नहीं है अभी। चलो आगे बात करेंगे। फिर बेसिक थ्योरम्स जो हमने क्लास 9th में मेनली पढ़ी हुई हैं, और कुछ थ्योरम 10th में दो ही पढ़ी थी। 9th में अगर तुम्हें याद हो तो 14-15 थ्योरम है 9th की एनसीईआरटी में। वही सारी थ्योरम्स यहाँ लिखी हुई हैं। पहले तो कुछ डेफिनेशन भी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस इक्वल, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या, कौन सा एंगल? आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो अगर सेम है तो उन आर्क्स को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। थ्योरम्स, थ्योरम 1 क्या है? इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर सेम। अगर एक सर्कल में दो आर्क या फिर दो सेम रेडियस के सर्कल की आर्क इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगी। कॉर्ड याद है क्या होता है? कॉर्ड है लाइन सेगमेंट, आर्क है पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर हम बात करें कि मान लो ये सर्कल है, तो अगर ये दो पॉइंट फिक्स कर दें ए और बी, तो ये ए बी आर्क हो गया जो पार्ट ऑफ सर्कल है, ये जो मैं येलो से बना रहा हूं। कॉर्ड ए बी क्या हुआ? ये लाइन सेगमेंट। अगर इस दो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर दो आर्क इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगी। कन्वर्स नहीं, हाँ ऐसा कन्वर्स है कि अगर टू कॉर्ड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक बात है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दो अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। कॉर्ड बोल लो या आर्क बोल लो, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट सेम है। सबटेंड तो एंड पॉइंट से ही होता है। तो दो आर्क, इक्वल आर्क या दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करते हैं। अगला, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। उल्टी बात भी ट्रू है कि अगर दो कॉर्ड है उनका सेंटर पे एंगल सेम बन रहा है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अगली थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सबको याद आ रहा है। और उल्टा भी ट्रू है कि एक लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है वो सेंटर से पास होती है। ठीक है। इस तरह अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? दो कॉर्ड लो, उनका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, जहां पर वो दोनों बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे वही क्या होगा? सेंटर। क्योंकि सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास हो रहे होंगे तो दोनों जहां सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं वही सेंटर हो गया। अगले थ्योरम, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर तीन पॉइंट ले लोगे तो उससे एक ही सर्कल पास होता है। मोर देन वन सर्कल कैन नॉट पास थ्रू सेम थ्री पॉइंट्स। If two circle intersect in 2 points, then the line joining the center is perpendicular bisector of common chord. कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर दोनों सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे तो वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये सब तुमने 9th में प्रूफ किया हुआ है कि एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये, जरूरी नहीं इक्वल हो। अगर इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये जो कॉमन कॉर्ड बन रही है ये लाइन इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर भी होगी। ओ ओ डैश जो होगा वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगली थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड होंगे वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होंगी। कन्वर्स भी ट्रू है कि जो कॉर्ड सर्कल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है वो लेंथ में इक्वल होंगी। अगला कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन सेंटर ऑफ सर्कल विल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल लार्जर विल बी नियर टू द सेंटर।
अगर दो कॉर्ड हैं, जो बड़ी कॉर्ड होगी लेंथ में वो सेंटर के पास होगी, तो नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हो जितना सेंटर के पास बनाओगे उतनी बड़ी कॉर्ड बनेगी। अगले थ्योरम, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क subtended by an arc at the center double the angle subtended by it at any point on the alternate segment। ये भी 9 से पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो सेगमेंट के एंगल का डबल होता है। किसी कॉर्ड या आर्क से बोल लें, किसी को अल्टरनेट सेगमेंट बोल लें कि ये जो सेंटर पे एंगल होगा वो सेगमेंट के एंगल का डबल होगा। ठीक है, इससे ये मालूम चल गया कि यार अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये सारे एंगल क्या होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो एक ही सेगमेंट पे बनने वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आगे कहीं ये थ्योरम दिख जाएगी तुम्हें। अच्छा, अगला पॉइंट ये है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, अगले थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय ए माइनर आर्क in the alternate segment is acute and any angle subtended by major arc in the alternate segment is obtuse। ये भी तुम्हें दिख जाएगा आराम से। मेजर माइनर याद है, जो छोटी है वो माइनर, जो बड़ी है वो मेजर। तो मान लो ये ए बी है, ये आर्क बोल लो या कॉर्ड बोल लो, जो माइनर आर्क है वो मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनाती है वो एक्यूट होता है, और जो माइनर पे बनाती है वो ऑब्ट्यूस होता है हमेशा। ठीक है, याद है इन दोनों एंगल का सम 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, आगे आएगा ये भी। If a line segment joining 2 points subtend equal angle at the two other points lying on the same side of line segment, 4 points are concyclic। ये एंगल इन द सेम सेगमेंट का कन्वर्स है। ये 9th में इतना लंबा स्टेटमेंट होता था, समझ में नहीं आता था, तो इतने लंबे स्टेटमेंट में मत जाओ। वो ये कह रहा है कि अगर एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे इक्वल एंगल बना रही है, तो ये चारों पॉइंट, अभी सर्कल दिख रहा है, मान लो ये लाइन है, दो अलग अलग पॉइंट पे सेम साइड पे सेम एंगल बना रही है, तो ये चारों पॉइंट क्या होंगे, एक सर्कल में होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं। अगर ये इक्वल बन रहा है दैट मींस ये सेम सेगमेंट में, दैट मींस एक सर्कल में आ रहे होंगे। समझ गए बात को? टेस्ट तो नहीं हो रहा है जतिन? आ रहा है समझ? ठीक है, ऑल्दो इन सबका बहुत ज्यादा यूज नहीं होना है, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कब बोलते हैं? जब इसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल में लाई कर रहे हो। पहले थ्योरम, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, फिर इसका कन्वर्स भी ट्रू है, द अपोजिट, अच्छा नहीं, वैसे ऐसा कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो वो साइक्लिक होगा। दैट मींस यू कैन ड्रॉ ए सर्कल जो उसके चारों वर्टिसेस से पास हो रहा होगा। If a side of cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to interior opposite angle। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, और तो हमने पहले पढ़ा नहीं इसलिए नया लग रहा होगा कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसको तुम किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ये और ये। बहुत इजी प्रूव है कि भाई ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180, तो ये और ये इक्वल है, ये तो कॉमन ही है। a प्लस बी 180, b प्लस सी 180, तो a और c तो इक्वल होने ही है। ठीक, अगले थ्योरम, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज आल्सो साइक्लिक। ये नई चीज तुम सुन रहे हो, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ऑल्दो तुमने ये क्वेश्चन में प्रूफ किया हुआ है, इस लैंग्वेज में नहीं। ये जो अब बन रहा है ये भी एक साइक्लिक होगा। ऐसे ही आ जाएंगे भाई, इन दोनों का सम 180, हाफ हाफ हो गए, तो ये एंगल आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, वो भी 180 आ जाएगा, उस तरह से आ जाएगा ऐसा कुछ। If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, then the remaining two sides are equal and diagonals are also equal। ये इंपॉर्टेंट बात, नई बात, कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स क्या हो जाएं,
पैरेलल, तो अदर टू साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और ये एक पेयर पैरेलल बता ही दिया, ट्रेपेजियम हो गया, बाकी दोनों साइड से इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। उल्टा भी देखो, कन्वर्स, इसी की उल्टी बात करेंगे। कोई अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो वो हमेशा, कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो हमेशा वो साइक्लिक होगा। ठीक है, अभी हमने ये तो कहा कोई साइक्लिक अगर ट्रेपेजियम है तो वो आइसोसेलेस होगा। उल्टा बोलते कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो वो साइक्लिक होगा। अगले थ्योरम, व्हेन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड then the exterior angle bisectors intersect at right angle. कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन दैट ऑफ कोर्स पैरेलल नहीं हो तभी वो इंटरसेक्ट कर पाएगा। मान लो ऐसा है कुछ, तो कह रहा है उसके साइड्स को जब प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाया इसको बढ़ाया, तो जो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं, क्या बोल रहा है वो? तो ये एंगल 90 होगा, जो कि ये दोनों है 180, तो ये दोनों ही 180 आ जाएगा। ये दोनों 180 है तो बाहर वाले का सम भी 180। सही बोला क्या मैंने? नहीं, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, 360 माइनस समथिंग प्लस समथिंग, हाँ आ जाएगा 180। हाफ हाफ में ये 90 आ जाएंगे, ये 90। रिजल्ट याद रखो। कोई अगेन अभी तक हमने जो पढ़ा है ये सब बेसिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, शायद कहीं बीच में यूज हो जाए तो अलग बात है। नेक्स्ट थिंग इज टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस वाले पे नहीं, अभी हम आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो बेसिक्स हम याद कर रहे हैं 10th क्लास का। कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद आया 10th में किया था पहले थ्योरम? जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। और कन्वर्स भी इसका ट्रू है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट ऑफ रेडियस परपेंडिकुलर टू इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अगले थ्योरम, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर इक्वल। यही सेकंड थ्योरम थे 10th में, इसी में बेस पूरा चैप्टर था। सेकंड इसका कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये बेसिकली थीटा थीटा के लिए बोल रहा है कि सबटेंड इक्वल एंगल, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, दैट मींस ये अल्फा अल्फा जो बना हुआ है ये सारे इक्वल होते हैं। थ्योरम 3, ये नई चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। इफ टू chords of a circle intersect inside or outside the circle, the rectangle formed by two segment of chord is equal in area। इस तरह से मत याद रखो, नॉर्मली याद रखो। अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी, मान लो ये पी है, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू। अगर ये बाहर में इंटरसेक्ट कर रही है तो भी ये बात ट्रू है। मान लो ये कॉर्ड ऐसी है, दूसरी कॉर्ड ऐसी बाहर इंटरसेक्ट कर गई, तब भी ये बात बिल्कुल ट्रू स्टैंड करेगी। सिमिलरिटी से ये प्रूव भी हो जाएगा, करना हो तो रेशियो से। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट, ऑल्टरनेट, रेशियो निकालोगे रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे यहां भी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, इसी से कनेक्टेड रिजल्ट है, जो लोगों को नया लगता है, नया बिल्कुल भी नहीं है। कि मान लो एक हो टेंजेंट और एक हो कॉर्ड, ये टेंजेंट है पी ए बी, तो ये इसी का स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या हो गया कि सी और डी सेम पॉइंट हो गया, मैं इसको ऐसे झुकाता जाऊं पास पास आते जाएंगे, तो रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। सी और डी दोनों ही टी हो गए, एक ही पॉइंट पे आ गए, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ठीक है,
ये स्टेट बोर्ड वगैरह में थ्योरम्स होती हैं, सीबीएसई वालों को ये मालूम नहीं चलती हैं। नॉर्मल है, याद हो गया। ये थ्योरम 4 थी। आगे अगली है थ्योरम 5, ये मैंने 10th में बताई होगी शायद, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगी ये। इफ अ chord is drawn through the point of contact of a tangent to a circle, angle which this chord make with the given tangent equal to alternate segment theorem। क्लास 10 में मैंने तुम लोगों को बताई थी, यूज करने से मना किया था कि कोई कॉर्ड जो एंगल टेंजेंट से बनाती है वही एंगल वो सेगमेंट पे सबटेंड करती है। याद आया? मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज कर लेना, लिखना नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोई कॉर्ड जो एंगल टेंजेंट से बनाती है वही एंगल वो सेगमेंट पे सबटेंड करती है। ठीक है, चलो यहां तक हो गई बेसिक डेफिनेशन। पुरानी यादें, पुरानी बातें सबको ऑलरेडी आनी चाहिए थी। इससे जेई में कुछ नहीं आएगा, ये बीच बीच में कहीं टूल की तरह यूज भले ही हो जाए, बट ये जेई का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ गए बात सब लोग? अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा मेन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जब मैंने लाइन तुम लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, मैंने एक बात बोली थी कि किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं? कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं और फिर डेफिनेशन कंडीशन जो भी हो उसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है जिसमें सर्कल का सेंटर दे रखा है h, k दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है r, ए क्या लिखा है इसमें? r ही है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका हमेशा याद रखो, इसी लाइन से सारी इक्वेशन लिखी जाएंगी। हम अपने कर्व पर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे और डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। तो इस सर्कल पे कोई जनरल पॉइंट क्या ले लेंगे? x, y जनरल पॉइंट हो गया। ये डेफिनेशन क्या है कि इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? रेडियस। डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला केस बोल रहा है, देखते जाओ। सेंट्रल फॉर्म लिखा हमने, स्पेशल केस देखा सेकंड, कि अगर रेडियस 0 हो तो आर को 0 कर दो, वो एक पॉइंट सर्कल हो गया। रेडियस 0 का मतलब क्या हुआ? पॉइंट हो गया वो। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला केस इंपॉर्टेंट सिंपल, कि अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। देखो ध्यान रखो कि सर्कल के इक्वेशन में कितने अननोन है? कितने अननोन है इस इक्वेशन में? 3। एक्स वाई तो इक्वेशन चाहिए होती है, h चाहिए तुम्हें, k चाहिए, और जितने अननोन होते हैं हमेशा उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। 3 अननोन है, तो जनरली अगर तुम्हें ये सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो यू नीड 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी और फॉर्म में हो सकती है कि सर्कल इन 3 पॉइंट से पास करता, हो गई 3 इंफॉर्मेशन। सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस इस पॉइंट से इतनी, हो गई 1 इंफॉर्मेशन, बट 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फिर स्पेशल केस इसमें एक ही चाहिए। अगर उसने बोल दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उसने 2 इंफॉर्मेशन दे दी है कि किसी सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, 2 इंफॉर्मेशन मिल गई कि h भी 0 k भी 0, तो फिर अब एक इंफॉर्मेशन और चाहिए। तो ऐसे अगला केस क्या बन रहा है कि अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, इसमें एक फायदा हो गया। सोचो क्या फायदा हो गया? नहीं, वही कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो गया? अरे अभी बताओ क्या हो गया यार? के। वेरी गुड, एक इंफॉर्मेशन यहां मिल गई कि अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अभी 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ही इंफॉर्मेशन हो गई है। अगर कोई सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा होता तो उसकी रेडियस h हो जाती, तो यहाँ पर h स्क्वायर आ जाता। ठीक, तो अगला वही है। अगला कर रहा है कि व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों को टच कर रहा है,
एच और के इक्वल हो गए, मान लो दोनों एच कॉमा एच हो गए, तो अभी एक ही अननोन है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आर भी तो एच ही हो गया। ठीक, अगला, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, अभी टच नहीं कर रहा है किसी को, बस ओरिजिन से पास कर रहा है, वो क्या केस हो गया? सेंटर कुछ ऐसा ही है जनरल एच कॉमा के, मान लो ये कोई सर्कल है, देख देख के मत बताना आंसर। चलो अभी क्या फायदा मिल गया हमें, कुछ फायदा मिला? क्या? एक पॉइंट, हाँ ठीक है, बट डायरेक्टली कुछ दिख रहा है? रेडियस मिल गई, ये रेडियस ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, क्या हो गई? रूट एच स्क्वायर प्लस, तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर यहाँ आएगा कैंसिल, के स्क्वायर यहाँ आएगा कैंसिल, और सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, शायद आगे लिखी भी हो। फिर आगे वो इंटरसेप्ट वगैरह की बात कर रहा है कि इस केस में इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए कि एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन काटा, तो निकाल सकते हैं ये पोर्शन कैसे निकलेगा, एक्स निकालना है, वाई क्या पुट कर दें, वाई 0 पुट कर देंगे, एक्स आ जाएगा, जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वही तो एक्स इंटरसेप्ट है, पुट कर दोगे आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, उसमें शायद लिखा हुआ है डायरेक्ट वैल्यू, वैसे सिंपल सी है कि एक्स इंटरसेप्ट होगा 2h और वाई इंटरसेप्ट होगा 2k, ये याद रख सकते हो, वैसे बड़ी बात नहीं है, दिख भी रहा है भाई, ये देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यहां तक h हो गया तो पूरा 2h हो जाएगा, यहां तक के तो पूरा 2k। ठीक, अब आते हैं जनरल फॉर्म में, इंपॉर्टेंट फॉर्म मेरे भाई, हमने अभी क्या पढ़ा कि वैसे जनरल हमने ये पढ़ी कि h माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक वाई स्क्वायर का टर्म, एक टर्म जिसमें x की पावर 1 होगी माइनस 2hx, ठीक है, बट जनरल फॉर्म में उसको ऐसे लिख दिया गया 2gx, नहीं 2fx लिखा होगा शायद, gx है, अच्छा, प्लस 2fy प्लस, ये मैं सोचा ना कि इसको डायरेक्ट खोला, डायरेक्ट ही खोला है, बट बस नाम चेंज कर दिए कि एक टर्म एक्स स्क्वायर का आना था आ गया, वाई स्क्वायर का आना था, एक्स में लीनियर कुछ आना था उसको 2g मान लिया, जो भी है उसको 2g मान लिया, इसके साथ जो भी y के साथ है उसको 2f मान लिया, कांस्टेंट दो तीन आ गए, एच स्क्वायर कांस्टेंट, के स्क्वायर कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर पर सब मिला के कांस्टेंट ही तो बनेंगे, उसको लिख दिया c, तो दिस इज डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अभी हमें यहां से देख के पहचानना है कि सर्कल की इक्वेशन अगर ऐसे लिखी हो तो हम कैसे उसका सेंटर, कैसे उसकी रेडियस निकालेंगे, दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा, उस फॉर्म में आएगा, थोड़ा सा आसान है, डायरेक्टली तुम्हें सेंटर दिख रहा है, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बताओ क्या सेंटर है सर्कल, एक्स माइनस एच, तो सीधा h2 है ना, माइनस 2 थोड़ी है, तो सेंटर क्या हो गया 2 कॉमा माइनस 1, रेडियस क्या हो गई 5, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर यूज होगा क्लास 10th का एक मेथड जो डिलीटेड था बट मैंने कराया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद आया? तो क्या होगा, क्या होगा कि भाई एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, बताओ इसका सेंटर, इसकी रेडियस, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, स्क्वायर कंप्लीट करके, स्क्वायर कंप्लीट कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मेथड अगर भूल गए तो फिर से याद दिला देता हूं मैं कि एक्स वाले का स्क्वायर अलग कंप्लीट करना है, वाई वाले का अलग, दो क्वेश्चन है ये, तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, या एक ही तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो 4 का हाफ 2 स्क्वायर, इधर भी ऐड
इधर भी है, हिसाब बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही y के साथ करेंगे, y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, मतलब 3 का -3 है बट स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता, ठीक। 18 में वहां ले गए, और ये करते ही हमेशा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, हमेशा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। क्या आ गया सेंटर? -2, 3, रेडियस √29, ठीक है। अब हमें बार बार करना नहीं है, देखो सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो इसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं, वही तो b है। ये a स्क्वायर है, ये 2ab, हम b स्क्वायर अपने एंड से बनाते हैं, ठीक। तो वो बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, और जो हमारा सेंटर है वो b तो है, देखो। तो हम देख के बता सकते हैं कि यार जो इसका हाफ था उसी का नेगेटिव ही तो सेंटर होगा। 4 का हाफ 2, x प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, तो -2 हो गया। तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे, बार बार हम कंप्लीट स्क्वायर करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें आता है करना, कभी जरूरत पड़ेगी कर लेंगे, बट अगर हमें सिर्फ इक्वेशन देख के सेंटर बताना हो तो सेंटर क्या हो गया? -2, यहां से 3। तो हम पीछे अगर आ जाए तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में डायरेक्टली याद रखेंगे कि सेंटर क्या होता है? -g -f, इसके हाफ का नेगेटिव। x का जो भी कोफिशिएंट हो इक्वेशन में उसके हाफ का नेगेटिव, y का जो भी कोफिशिएंट हो उसके हाफ का नेगेटिव। और यहीं से रेडियस का भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में टाइम लग जाता है, हम बार बार टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो हमने फॉर्मूले बना लिए हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस सी माइनस रूट है, ठीक। तो ये फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन होगी तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? सेंटर इज -g, -f, रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रूट आते ही हमेशा केसेस बन जाते हैं कि अगर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हुआ तो ये रियल सर्कल है, अगर 0 हो गया तो रेडियस 0 हो गई तो पॉइंट सर्कल है, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी सर्कल है, सर्कल नहीं है, ठीक। चौथा पॉइंट कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्ला 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 हैज 3 कांस्टेंट, टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एटलीस्ट 3 कंडीशन शुड बी नोन। ये हमने बात ऑलरेडी कर रखी है कि 3 अननोन है, देखो g, f और c, उस फॉर्म में भी थी, h, k और r थे, नाम बदले बस, और कोई सिचुएशन नहीं बदली है, 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। अब याद करो, हमने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, याद आया? वो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। वो स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती थी? क्या बोल रहे हो? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करते थे? बताओ, इसी का टेस्ट है अभी संडे को। एक डिटर्मिनेंट हुआ करता था, उसकी वैल्यू 0 थी, डिटर्मिनेंट क्या था? ए बी सी एफ जी। ऐसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, नहीं होता था उसमें भी क्या? सी से रिप्रेजेंट होता था ना। ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? तो जब a और b क्या होने चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या याद करो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो a और b की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, 1 बन सकती, नहीं 1 होगी तो डिवाइड कर देंगे, मान लो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर है, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। तो पहली कंडीशन क्या है कि a और b इक्वल होने चाहिए, और ये कोई टर्म था क्या xy वाला? नहीं था, तो h की वैल्यू
0। ये तो था लीनियर वाला, ये भी था और ये भी था। तो फॉर अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, कंडीशंस आर a should be equal to b and h should be equal to 0। लिखा हुआ है अगले पेज पे, देख लो। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और h इज इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन ऑब्वियसली वो तो बेसिक है कि g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस c क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, चलो आगे बात करें। इंटरसेप्ट कट बाय सर्कल ऑन द एक्सिस, अभी बात की थी कि कोई नॉर्मल ऐसे इक्वेशन दे रखी है, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन, और डायरेक्टली पूछ लिया जाए यार एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं? y को 0 रख दो, उससे क्या मिलेगा हमें? y को 0 रखने से क्या मिलेगा? वो स्पेशल केस था, उसमें तुरंत मिल गया था, इसमें तुरंत नहीं मिलेगा। सोचो तुम, ये इमेजिन करो कि यार y को 0 रखने में मिलना क्या चाहिए। एक सर्कल है कोई भी रैंडम सा, मान लो ये है सर्कल, तुमने अगर y 0 रखा तो क्या मिलना चाहिए तुम्हें? लाइन की इक्वेशन नहीं, y 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन क्या है? ये क्या सोल्यूशन क्या है? y0 रखने का मतलब क्या, तुम इस पॉइंट की बात कर रहे हो, और तो बेसिकली जो दो सोल्यूशन आएंगे वो क्या है? ये दोनों पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, फील इट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जब तुमने y0 रखा इस इक्वेशन में तो तुमने इन दोनों पॉइंट्स के y रख दिए हैं, तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो इस दोनों पॉइंट के x मिलेंगे। लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, मतलब क्या निकालना है? दो पॉइंट है ना x, मतलब जो अभी x1 और x2 मिले हैं, तुम्हें क्या निकालना है? ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी तुम्हें x1 x2 अगर मिल जाएंगे तो? अगर x1 x2 मिल जाएंगे तो निकाल लोगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, क्या होगे वो? ये 2 है और ये 5 है, तो क्या होगी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट? x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ रोड चाहिए ना। डिफरेंस ऑफ रोड निकालना आता है क्वाड्रेटिक में, क्या होता था? रूट डी अपॉन, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, 2a तो नहीं होता था? और तो लिखा ही है रूट डी बाई 2a तो नहीं होता था? यही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये कोई फॉलो नहीं करेगा, सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन कैसे आए ये मैंने बता दिया है। समझ गए बात? जब हमने इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखा तो हमें दो पॉइंट्स मिले। कौन से पॉइंट्स मिले? जहां पर ये सर्कल x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। वी नीड डिफरेंस ऑफ दोस टू पॉइंट्स, दैट मींस वी नीड अल्फा माइनस बीटा। बट इतना लंबा ना जाके हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है x इंटरसेप्ट की लेंथ? 2 टाइम्स रूट जी स्क्वायर माइनस, याद करेंगे, बहुत टाइम बचाएगा हमारा, अदरवाइज रखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो डिफरेंस निकालो, इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक, ऐसे ही y इंटरसेप्ट 2 टाइम्स रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। जरूरी नहीं कि हर सर्कल एक्स को कट कर रहा हो, ठीक है, इसीलिए वो रूट के अंदर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर वो पॉजिटिव है दैट मीन्स दो पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर वो 0 है तो टच कर, पॉइंट सर्कल नहीं, डिस्टेंस 0 दोनों पॉइंट में, दैट मींस वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। अगर नेगेटिव है तो एक्स को कट ही नहीं कर रहा, तो कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है। समझ गए बात? इसीलिए केसेस दिए हुए हैं, सर्कल कट्स एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जी स्क्वायर माइनस ए इज पॉजिटिव। सेम वाई के लिए, टचेस में अगर ये इक्वल हो गया मतलब जी स्क्वायर माइनस ए 0 हो गया, और अबव या बिलो है अगर ये रोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, सातवां पॉइंट, इंटरसेप्ट कट बाय लाइन ऑन अ सर्कल।
मान लो कोई लाइन है, क्वेश्चन क्या आ गया कि एक सर्कल है, एक लाइन है, बताओ ये सर्कल लाइन का कितना पोर्शन कट कर रहा है। तो इस बार हमें क्या निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। मेथड सोचो कैसे निकालेंगे। सर्कल के इक्वेशन में नोन है और लाइन के इक्वेशन में नोन है, क्या करेंगे? अच्छा, ये सौमिल जो बोल रहा है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है, विच इज करेक्ट। कि क्या करेगा, तुम्हें इक्वेशन पता ही है तो सेंटर पता है, लाइन के इक्वेशन पता है, निकाल ली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, रेडियस पता है, पाइथागोरस लगा दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड सोचो, जो एक क्वेश्चन वाला मेथड जो हम अभी सीख रहे हैं। वेरी नाइस। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें, सॉल्व कैसे करते हैं बताया ना, जैसे हम लाइन सॉल्व करते हैं वैसे कोई भी दो कर्व सॉल्व होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस लाइन में मान लो दे रखा है कि लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो यहां से x की वैल्यू निकाली और सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दी, तो बाकी दोनों पॉइंट जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। अगर तुमने x की वैल्यू निकाली और सर्कल में पुट कर दी तो x की जगह पुट हो गया, पूरी इक्वेशन y में बन गई, एक क्वाड्रेटिक, दो y मिलेंगे, वही दोनों y क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के दो पॉइंट मिल गए, अभी माइनस नहीं निकाला। अगर तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर ली तो दोनों पॉइंट मिल गए तुम्हें y1 और दोनों y मालूम है, दोनों x मालूम चल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके, चाहे तो सर्कल में पुट कर दो चाहे तो लाइन में पुट कर दो। थोड़ा तेज हो रहा है क्या? अभी तक हम सिर्फ दो कर्व में लाइनें सॉल्व करते थे तो हमें जनरली कभी ये सब प्रॉब्लम्स हुई नहीं, बट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते थे कि लाइन में एक के क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दे, जो पॉइंट आता था वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था। यही किसी भी कर्व के लिए वैलिड है, किसी भी दो कर्व के लिए। भाई एक से रख के तुमने एक से वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी। अगर तुमने इस लाइन से y की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में और सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दी, तो अभी जो दो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक आएगी, जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे उस क्वाड्रेटिक के, वो इन दोनों पॉइंट्स के क्या है, x कोऑर्डिनेट, और x मिलते ही क्या y मिल जाएगा। ज्यादा इजी किस में रखने से मिल जाएगा जल्दी, लाइन में रख देना तुरंत, मिल दोनों से ही जाएगा, लेकिन लाइन में रखना आसान है। x मालूम है तुरंत y मिल जाएगा, दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन ये सब हमें कभी भी करना नहीं है, बहुत टाइम खा जाएगा। तो एक डायरेक्टली दे रखा है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 2 टाइम्स रूट a स्क्वायर माइनस b। अरे ये तो वही ज्योमेट्रिकल मेथड दे रखा है गधे ने। एनीवे ये ज्योमेट्रिकल मेथड का ही फॉर्मूला है, a रेडियस हो गया, p डिस्टेंस हो गई, ये सब हम निकालेंगे वैसे ही जो हमने अभी लाइन में सीखा है। a तो इक्वेशन ऑफ सर्कल से मिल जाएगा, रेडियस, और p कैसे मिलेगा, क्या सॉल्व करके p कैसे मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की इक्वेशन नहीं पता है, पॉइंट नहीं पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, क्या फॉर्मूला था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें दे रखे हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, कह रहा है कि एक सर्कल है उसका एक डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। कैसे आया बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, मेथड हमेशा वही है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे और कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे। ये दे रखा है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, कोई भी जनरल पॉइंट ले लो एक्स वाई। अब बताओ ये एंगल कितना हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप m1 m2 -1, स्लोप क्या है y माइनस y1 ओवर, ठीक है, अब निकालना नहीं, याद कर लेना है, स्लोप ही है, वैसे तो दिख रहा है सामने सामने, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, y माइनस y2 ओवर, इनफैक्ट लास्ट वाला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्रॉस क्रॉस किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू
y minus y2 is equal to 0. Next thing is equation of circle in parametric form. Again very important. पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है हम आगे भी देखेंगे सारे कोनिक सेक्शन में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, लाइन में भी देखा था हमने। याद है किसी को पैरामेट्रिक फॉर्म? x माइनस cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस k अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ऐसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म को हमेशा मतलब कोई थर्ड वेरिएबल है जो कि हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है सर्कल का वो हम कहते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r किस कर्व के लिए? इस वाले के लिए, जो ये सिंपल वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखो चेक करके देख लो, अगर x को डालोगे r cos थीटा तो ये हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया r स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है तो हम ले सकते हैं x को r cos थीटा, y को, और जनरली नॉर्मली भी देख सकते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, तो ये x, y है, ये मान लो एंगल थीटा है, तो ये x हो गया यहाँ तक, क्या ये r cos थीटा हो जाएगा, फिजिक्स में कर रखा है कंपोनेंट, और ये हो जाएगा r sin थीटा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं कि सर्कल में एक पॉइंट है थीटा, तो उसका मतलब क्या है कि वो है r cos थीटा और r sin थीटा। बोला दो पॉइंट है अल्फा और बीटा, मतलब एक पॉइंट है r cos अल्फा r sin अल्फा, दूसरा पॉइंट है r cos बीटा r sin बीटा। तो कह रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर r, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। यू कैन ऑब्जर्व कि थीटा है पूरा, अगर हर पॉइंट पे जाओगे तो कितना एंगल बन रहा है, 0 से स्टार्ट होते हुए पूरा घूम के आ गया, तो पूरा 2 पाई तक का एंगल बन सकता है ना। जो थीटा होगा वो 0 से 2 पाई। अगला पॉइंट कह रहा है अगर वो वाला सर्कल हो, कौन सा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो उसमें पैरामीटर क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस, जनरली जो पैरामीटर यूज होता है जनरली इसमें होता है ज्यादातर। फिर कह रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल ऊपर वाला ही है, नया मत समझना। ऊपर देखो क्या था, x इज इक्वल टू h था, अब देखो h सेंटर ही तो है, और हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, माइनस जी, तो h की जगह माइनस जी लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में रेडियस क्या होती है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, वही लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली चीज ही लिखी हुई है बस नए वेरिएबल्स में, क्योंकि ये नया तरीके का फॉर्म लिखने का तरीका है। तो ये h प्लस r cos थीटा ही लिखा है, और नीचे k प्लस r sin थीटा ही लिखा हुआ है। समझ गए बात? वैसे इतना रटना नहीं है, इतनी कोई नीड नहीं है, r cos थीटा r sin थीटा तक सफिशिएंट है। h वाला कर लोगे तो और बेटर है, बट उसके नीचे कोई बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया रट्टाफिकेशन, कर लोगे कोई बुराई नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। कि अगर 2 पॉइंट है अल्फा और बीटा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा। ये किसी से मैच कर रहा है, किसी तरीके से किसी फॉर्म से मैच कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन के? ये तो 11th वालों को भी आता है। नॉर्मल फॉर्म याद है क्या था, नॉर्मल फॉर्म लाइन में x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है, x cos एंगल कुछ और है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin, cos और sin तो पूरा ही मैच कर रहा है, राइट साइड बस नया है। ठीक है, चलो फिर आगे कुछ इलस्ट्रेशन है। तो यहां तक का सिलेबस तो अभी हमारे दोनों में ही है, मेंस में भी है और एडवांस में भी है। आगे बात करते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है, या सर्कल के बाहर है, पता करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ सर्कल अगर मैं बोल दूं,
तो याद रखो कि कई बार हमें एक्सप्रेशन की नीड होती है, तो जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं s इज इक्वल टू 0। ये पूरे को s बोल दिया, ठीक। अगर मैं कभी s1 लिख रहा हूं, सिर्फ s1 लिखा है, इसका मतलब मैंने x की जगह x1 पुट कर दिया है, समझ गए। ये जनरल नोटेशंस है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई पॉइंट है x1, y1, हमें चेक करना है कि ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, या सर्कल पर है। तो हम क्या करेंगे, s1 निकालेंगे, समझ गए। मतलब हर जगह पॉइंट पुट कर देंगे, x की जगह x1, y की जगह y1। अगर ये लेस देन 0 आया तो ये सर्कल के अंदर है, इक्वल टू 0 आ गया सर्कल पर है, ग्रेटर देन 0 आ गया तो बाहर है। बहुत सिंपल सी अप्रोच। पॉइंट को पुट कर दो सर्कल के इक्वेशन में, पॉजिटिव में बाहर, नेगेटिव में अंदर, 0 में ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। कोई पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है। तो कोई सर्कल है, उसका सेंटर है सी, कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, सोचो। ये पूरा जाए अलोंग द डायमीटर और ये आखिरी तक, क्या ए डी मैक्सिमम डिस्टेंस है और ए बी मिनिमम डिस्टेंस, समझ गए। तो कैसे निकलती है ये, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए सी। अब मिनिमम क्या होगी, ए सी माइनस आर हो गया, ये हो गई मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो गई, ए सी प्लस आर। अगली चीज है पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, वही किसी पॉइंट, कोई पॉइंट दे रखा है, उसको सर्कल में पुट कर दो, उसी को हम पावर ऑफ द पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये S1 जो हम निकाल रहे हैं, यही पावर ऑफ द पॉइंट है। कह रहा पावर ऑफ द पॉइंट x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल इज S1। S1 क्या है, x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1 डाल दो। तो अगर p आउटसाइड है तो उसकी पावर, कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसकी पावर कितनी है, बाहर, हाँ पॉजिटिव है। कोई पॉइंट अंदर है उसकी पावर नेगेटिव, सर्कल पे है तो 0। अभी नई बात क्या है, इफ फ्रॉम द पॉइंट P x1, y1, डायग्राम में देखना, इनसाइड और आउटसाइड अ सेकेंट बी ड्रॉन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A and B, देन PA into PB इज कांस्टेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा था PA into PB क्या होता है, PT स्क्वायर। PA1 into PB1 क्या होगा, वो तो PT स्क्वायर हो जाएगा, उसका AB की पोजीशन तो मतलब थोड़ी ना था। PA into PB PT स्क्वायर, PA into PB, इस लोकेशन से क्या ही मतलब है, तो एक थ्योरम है। दैट मींस कह रहा है इस पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो, इनका जो प्रोडक्ट है PA इंटू PB का वो फिक्स है, कांस्टेंट है, सारा ही इक्वल होगा PT स्क्वायर के, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये PT स्क्वायर किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल। नीचे देखो ये PA इंटू PB, PA1, PB1 सब मिलके सब PT स्क्वायर के इक्वल होते हैं, विच इज सेम एज S1 पावर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। और एक यहीं से एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि PT है क्या एक्चुअली में, PT क्या है, टेंजेंट। क्या हमें ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, S1। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट खींची है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी S1। ये S1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कल के लिए, ठीक। लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ रूट S1, ठीक। समझ गए बात। तो S1 में हमने क्या क्या पढ़ा, S1 इज पावर ऑफ द पॉइंट, S1 लोकेशन के लिए यूज होता है, S1 इज ऑल्सो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, ठीक। चलो यहां तक हमने पढ़ लिया है। आगे से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, वो अगली क्लास में करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज थोड़ा सा तेज तेज पढ़ाया है, तो जाके सब लोग फिर से पढ़ लेंगे इसको, डू योर सेल्फ 1 और डू योर सेल्फ 2 कर लेंगे, डू योर सेल्फ 1 और 2।
ठीक, सिलेबस कटने के बाद अभी चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं रह गया है। पहले 2-3 साल पहले, 5 साल पहले चैप्टर काफी डिफिकल्ट हुआ करता था। ठीक, अब वो टाइम नहीं रहा, तो अच्छे से करो इस चैप्टर को। सारे बच्चों को ये बात नहीं पता है, वो अभी भी डर रहे होंगे क्योंकि वीडियो सारे पुराने ही पड़े होंगे, तो सब वही पढ़ रहे होंगे। तो अपना ध्यान से करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है इस चैप्टर को करने में। ठीक है, इनफैक्ट आगे के चैप्टर, ये पूरा सेक्शन ही काफी डिफिकल्ट था, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पहले स्टैंडर्ड जो होता है हमारा वो 11th के सिलेबस में है, और जेई में होता था नॉन स्टैंडर्ड। तो इलिप्स देखा होगा, ऐसा इलिप्स होता है सिलेबस में, ऐसा कर दो, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, दुनिया भर की क्वेश्चन बन जाती थी, बहुत मुश्किल होती है सॉल्व करनी। अब सिलेबस सब हटा के सिर्फ स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो पहले तो थोड़ा ये था कि प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। तुम लोग भी अच्छे से करो और लगे रहो सब लोग। टेस्ट में काफी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी पीछे रह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करते रहोगे तो तुम लोग भी कवर कर लोगे। पहले आई थिंक एवरेज 100 के आसपास रहता था, अभी 120 130 जा रहा है, धीरे धीरे उसको 200-250 तक लेके जाना है अपने को। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।